आज का टॉपिक जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज कवर करेंगे हम बुखार, फीवर या फ्लू। और फ्लू यानी कि कफ एंड कोल्ड। तो बुखार ये भी आजकल फ्लू सी और ये बुखार जो होता है फीवर, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के टाइम में। तो खैर, हम बुखार और फ्लू से तब से सामना कर रहे हैं जब से हम पैदा हुए हैं, और लगभग हर साल ही वायरल इन्फेक्शंस फैलते हैं लगभग पूरी दुनिया में, खास तौर से बदलते मौसम में। पर पिछले 3 साल से तो लगभग 12 महीने ही ये सब कुछ चल ही रहा है। हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है पिछले 3 साल में। और अब जिन्होंने इस बीमारी के नाम पर कुछ ले लिया है, कोई सुई लगवा ली है, तो उनका अगले 5 साल में क्या होगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा। वो सब कुछ तो खैर चल ही रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नेचुरल तरीके से अपना ज़ुकाम बुखार घर पर ही ठीक करना चाहते हैं। तो किसी भी बीमारी को इलाज जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि बीमारी क्या है और क्यों है। फीवर या बुखार या फ्लू कई तरह का होता है, मगर सिम्टम जो होते हैं उसमें और वजह जो होती है लगभग एक ही होती है। तो वजह होती है मोस्टली वायरस का इन्फेक्शन या बैक्टीरिया का। वायरस का इन्फेक्शन ठीक होने में लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन लग जाते हैं, और वायरस का एक साइकिल होता है, 3 दिन आना, 1 दिन रुकना, 3 दिन जाना। तो इतना टाइम तो लग ही जाता है, 7 दिन से लेके 10 दिन आप मान लीजिए। और बुखार अगर बैक्टीरिया से है तो 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा का टाइम भी लग सकता है ठीक होने में। ज़्यादातर फ्लू वायरस से ही होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम ही देखने में आता है। जब भी कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है इसे मारने के लिए, क्योंकि वायरस जो है वो ठंड में बढ़ता है और गर्मी में इनएक्टिव हो जाता है, जबकि बैक्टीरिया जो होता है वो गर्मी में बढ़ते हैं और ठंड में इनएक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि दही जमाने के लिए गर्मी चाहिए, ठंडी में ज़्यादा टाइम लगता है दही जमने में, और गर्मी में बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, कुछ ही घंटों में तैयार हो जाता है, क्योंकि दही में बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन दोनों के सिम्टम्स जो होते हैं वो लगभग एक जैसे ही होते हैं, जैसे कमज़ोरी, बुखार, सिर दर्द, सर्दी ज़ुकाम, बदन दर्द वगैरह। ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन हर साल में मौसम के बदलने पर होता है, पर पिछले वायरस ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। हम इसे अलग अलग नाम दे सकते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, फ्लू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। पर वजह लगभग एक ही होती है कि कोई वायरस बॉडी के अंदर चला गया है, अब बॉडी उसे मारने के लिए टेम्परेचर बढ़ाती है, जिससे बुखार आ जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं क्या बुखार फीवर हमारे लिए अच्छा है या बुरा। अगर बुखार या फीवर वायरस को मारता है तो ये हमारे लिए अच्छा होना चाहिए, मगर क्योंकि हमें फीवर या बुखार के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं होती है कि इसको किस तरह से हैंडल करना है, तो कभी कभी बुखार या फीवर या फ्लू से लोगों की मौत भी हो जाती है। ऐसा ना हो इसके लिए हमें फीवर का पूरा मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। फीवर या बुखार क्यों होता है और इसके पीछे की वजह क्या है, और किसी किसी केस में ये इतना सीरियस कंडीशन क्यों हो जाती है कि पेशेंट की मौत तक हो जाती है। तो इस ऑडियो को ध्यान से सुने ताकि आप खुद को और अपने प्यारों को इस प्रॉब्लम से बचा सकें। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि बुखार क्या है। तो ज़्यादातर बुखार और फ्लू होता है जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस आ जाता है। आपको पता होना चाहिए कि वायरस कोई ज़िंदा चीज़ नहीं होती है, ना ये ज़िंदा होती है ना ही पूरी तरह मरा हुआ। असल में ये एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है इनएक्टिव फॉर्म में। मतलब ये जब हमारे अंदर जाता है तो इनएक्टिव होता है, पर अंदर जाकर अगर इसे फर्टाइल सॉइल मिल जाती है हमारे अंदर, अगर ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं किसी भी वजह से, जैसे कि हमारी इम्यूनिटी लो है या कोई और वजह है, ख़ासतौर से इम्यूनिटी होती है कि अगर हमारे अंदर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है
तो फिर उसके लिए वो एक फर्टाइल सॉइल का ही काम करती है वायरस के लिए, और वायरस इन कंडीशंस में एक्टिव हो जाता है। और वायरस कभी भी ब्लड स्ट्रीम में नहीं रहता, ये हमारे सेल के अंदर रहता है, सेल की भी दूसरी या तीसरी लेयर में। और जब ये सेल के अंदर चला जाता है तो फिर ये वैसे तो इनएक्टिव होता है सेल के बाहर, मगर जब सेल के अंदर चला जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है। और क्योंकि हर वायरस का नेचर होता है मल्टीप्लाई होना, तो सेल के अंदर ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज इसका एक तरह से फूड होता है वायरस का। तो जब इसे ग्लूकोज मिलता है, मतलब शुगर मिलती है, तो शुगर या ग्लूकोज पाके ये मल्टीप्लाई होने लगता है। और जब एक सेल वायरस से भर जाता है तो फिर यही वायरस दूसरे सेल में जाकर वहाँ से न्यूट्रिशन ग्लूकोज की फॉर्म में लेकर अपनी आबादी को बढ़ाने लगता है। तो जब ये वायरस ब्लड स्ट्रीम में होता ही नहीं है, तो जब हम वायरस को मारने के लिए कोई भी दवा लेते हैं तो वो दवा सेल में तो जाती नहीं है, वो दवा जो है ब्लड के साथ ही बॉडी में फ्लो करती है। और इस दवा से वायरस मरता भी नहीं है, क्योंकि वो तो सेफ्टी से सेल के अंदर रह रहा है। और दवा तो किसी भी वायरस और जर्म को तब मारेगी जब वो ब्लड में होगा, क्योंकि दवा जो होती है वो ब्लड में फ्लो करती है। तो जो भी दवा हम वायरस को मारने के लिए खाते हैं वो क्या करती है, वो दवा उस सेल के दरवाजे को बंद कर देती है, जिससे वायरस बाहर ही ना निकले। तो अक्सर क्योंकि जब बाहर सेल का दरवाज़ा बंद होता है तो वायरस को बाहर से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है ग्लूकोज या शुगर की फॉर्म में। तो अगर वायरस कमज़ोर होता है तो कुछ ही दिन बाद इनएक्टिव हो जाता है। मगर कभी कभी अगर वायरस ज़्यादा ताकतवर है और आपकी इम्यूनिटी या उससे लड़ने की ताकत कम है, तो वायरस सेल के अंदर बढ़ता रहता है, क्योंकि सेल का दरवाज़ा दवा ने बंद कर रखा है। तो कभी कभी सेल फट जाता है और ज़्यादा लोड होने पर मरीज की मौत भी हो जाती है। ज़्यादातर फ्लू के मरीज बुखार से नहीं, बल्कि उस बुखार को कम करने के लिए जो दवा खाई जाती है उससे मरते हैं। यहाँ एक बात और, जब भी आपको वायरल इन्फेक्शन होता है आपका ब्लड शुगर लेवल 10 से 30 गुना तक बढ़ सकता है, क्योंकि बॉडी शुगर को सेल में जाने से रोकती है, जिससे कि बॉडी ऐसा खुद ही करती है डिफेंस मैकेनिज्म में, जिससे कि वायरस को खाना या न्यूट्रिशन ना मिले शुगर की फॉर्म में और वो इनएक्टिव हो जाए। अच्छा, ठंडी में भी बॉडी को गर्म रखने के लिए बॉडी ब्लड में शुगर थोड़ी सी ज़्यादा रखती है, जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो अगर बुखार के दौरान ब्लड शुगर चेक करने में थोड़ी बढ़ी हुई आती है, कभी कभी क्या होता है कि बुखार की दवा लेने डॉक्टर ने गए और डॉक्टर ने साथ में शुगर भी चेक कर ली और वो बढ़ी हुई आई, तो उस हिसाब से आपका शुगर की दवा या इंसुलिन शुरू कर दिया गया। तो बुखार के दौरान पहली बात तो यह है, शुगर चेक ना कराएं, रीडिंग सही नहीं आएगी। अगर आपको बुखार है तो उस दौरान आप अपना शुगर लेवल चेक ना ही करें तो अच्छा है। और अगर ब्लड शुगर बढ़ी हुई आ भी रही है तो घबराएं नहीं, बुखार जब उतर जाए तो बुखार उतरने के बाद फिर से चेक करें। ज़्यादातर बुखार उतरने के बाद ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल खुद ही हो जाता है। और अगर तब भी बढ़ी हुई आती है तो फिर उसका इलाज करें, और इलाज मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, इसके लिए डायबिटीज़ क्यों और कैसे वीडियो देखें। तो अब हमें जानना चाहिए कि बुखार क्यों आता है और क्या ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस जाता है तब हमारा दिमाग, क्योंकि दिमाग जानता है कि ये वायरस हमें नुकसान पहुंचा सकता है, दिमाग पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरह से इसे बॉडी से बाहर फेंक दिया जाए या इसे इनएक्टिव कर दिया जाए, जिससे ये बाहर निकल जाए बिना हमें नुकसान पहुंचाए। तो ज़्यादातर इसका पहला हथियार होता है बुखार या फीवर, क्योंकि हाई टेम्परेचर में वायरस इनएक्टिव हो जाता है। और तो जैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, आपको बुखार आता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि बॉडी उस वायरस को मारने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। और जैसे ही आप मेडिसिन लेते हो तो टेम्परेचर कम हो जाता है, मगर आपको सोचना चाहिए कि क्या ये अच्छा है या बुरा। असल में इस तरह से हम वायरस को और भी ज़्यादा ताकतवर बना देते हैं।
अब वायरस में जब आप दवा खाते हैं बुखार को कम करने के लिए, तो वायरस ने ये सीख लिया कि इतने टेम्परेचर में खुद को कैसे बचाना है, और इस तरह वो अपने आप को और ताकतवर बना लेता है। हमारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ाकर उसे मारने या इनएक्टिव करने की पूरी कोशिश करती है, मगर हम दवा लेके उसका वो हथियार फेल कर देते हैं। और क्योंकि वायरस बहुत चालाक होता है, अब उसने अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर बना लिया है, और साथ में बुखार या तेज़ टेम्परेचर से लड़ना भी सीख लिया है। मगर हमारे दिमाग के पास दूसरा हथियार भी है इसे बॉडी से बाहर निकालने के लिए, जैसे सर्दी जुकाम, उल्टी या दस्त लगना। अक्सर हम देखते हैं कि हम बुखार कम करने के लिए दवा लेते हैं, तो दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जैसे जुकाम, वॉमिटिंग या लूज मोशन या खांसी, या हमारे दिमाग के दूसरे हथियार हैं। मगर हम क्या करते हैं, हम फिर से बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में दखल अंदाजी करते हैं और दवा लेकर इन हथियारों को भी इनएक्टिव करते हैं, और हर बार वायरस ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। जैसे जैसे हम जिस जिस प्रॉब्लम के लिए दवा खाते हैं, उसी चीज़ से वायरस लड़ना सीख लेता है, और वो अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर बना लेता है, और साथ में हर बार इन हथियारों से कैसे लड़ना है और बचना है ये भी सीख लेता है। तो इस तरह से हर बार दवा लेकर हम वायरस की ही हेल्प करते हैं, ना कि अपनी। अब सवाल उठता है कि फिर अगर बुखार आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो समझना चाहिए होगा कि कितना फीवर होगा तो ख़तरनाक हो सकता है। हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री सेल्सियस। अगर आपका टेम्परेचर 100 डिग्री पर पहुंच जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि कोई वायरस अंदर चला गया है और बॉडी उससे लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रही है। अगर आपकी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत अच्छी है, ज़्यादा है, तो वायरस जो है वो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इतने ही बुखार में इनएक्टिव हो जाएगा। मगर अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो बॉडी टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाएगी इस वायरस से लड़ने के लिए। 102 डिग्री तक भी बुखार अगर टेम्परेचर चला जाता है तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मगर आप 104 डिग्री तक अगर चला जाता है तो थोड़ी फिक्र करने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि वायरस काफ़ी स्ट्रांग है और बॉडी उससे मारने के लिए काफ़ी ज़ोर लगा रही है। इस तरह अगर बुखार 104 डिग्री तक भी चला जाता है और आप दवा खाकर टेम्परेचर कम करते हो, तो आप बॉडी का सारा एफर्ट उस वायरस को मारने के लिए फेल कर देते हो। तो अगर आपका फीवर बुखार 104 डिग्री या उससे ऊपर चला जाता है, इसका मतलब है वायरस आपकी इम्यूनिटी पर भारी है, और इस वक्त आपको कुछ नेचुरल तरीके अपनाने चाहिए जिससे वायरस इनएक्टिव हो जाए। तो अगर बुखार तेज़ है तो मैंने पीछे बताया था कि वायरस ठंड में सरवाइव करता है और गर्मी में इनएक्टिव हो जाता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी बॉडी गर्म रहे। इसके लिए आप गर्म पानी से नहा सकते हैं, या अगर बाथ टब है तो जितना सह सके उतना गर्म पानी उसमें भर लें बाथ टब में, और कोई 40 मिनट या 1 घंटा उसमें आप बैठें, या आप लिहाफ या रज़ाई लपेट कर भी लेट सकते हैं, या फिर गर्म कपड़े पहन लें, या फिर एक के ऊपर एक 2-3 जोड़ी कपड़े पहन लें। मतलब कुछ ऐसा करना है कि बॉडी में हीट या गर्मी पैदा हो। तो सोना बाथ की अगर फैसिलिटी है तो वो भी ले सकते हैं आप। वो तो ये हो गया बाहरी उपाय। अब अंदर से बॉडी को गर्म करने के लिए आप गर्म पानी पी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे जितना आपको बर्दाश्त हो उतना तेज़ गरम, ज़्यादा नहीं कि उससे मुंह जल जाए। या फिर स्टीविया वाली चाय, जो मिल्क टी मैंने बताई है उसकी रेसिपी दे रखी है मैंने, वो देखिए कैसे बनती है। तो कम दूध वाली स्टीविया डाल के, या फिर फीकी चाय, वो भी आप 2-3 कप दिन भर में ले सकते हो। इसके अलावा आपकी डाइट में कुछ ट्रेस मिनरल और वाइटमिन्स होना चाहिए, जैसे कि जिंक, विटामिन सी, सेलेनियम, विटामिन डी। तो बुखार या फीवर होने पर कुछ खाने का दिल ही नहीं करता है तो कम से कम ही खाएं। अच्छा, सुबह से दोपहर तक कोई ग्रीन जूस ले सकते हैं, जो मैंने रेसिपी दे रखी है वो देखिए आप किस तरह से बनता है, वो ले सकते हैं। या फिर किसी फ्रूट का जूस, जैसे कि फ्रूट में आपका पाइनएप्पल या ऑरेंज का जूस जो होता है स्मूदी टाइप में,
वो लेना है, जूस को छानना नहीं है। अच्छा, पाइनएप्पल का जूस कैसे बनाना है, वो पाइनएप्पल की वीडियो दिया हुआ है पाइनएप्पल का, उसमें बताया है, तो उस तरीके से बनाएं। उसी तरह से आप ऑरेंज का भी बिना छाने हुए जूस बना के ले सकते हैं, तो उससे आपको विटामिन सी भी मिलेगा और दूसरे मिनरल्स भी मिलेंगे आपको। दोपहर या रात के टाइम पे कोई सूप बेस्ट है, जैसे रेड मीट का सूप जो होता है, जैसे बीफ का बना लें आप या लैम्ब का, वो बेस्ट है। वरना अगर वो नहीं है अवेलेबल तो चिकन का भी बना सकते हैं, क्योंकि रेड मीट में जिंक बहुत अच्छा होता है भरपूर, इसमें सेलेनियम भी होता है। तो रेड मीट का अगर आप बना पाएँ तो वो बहुत आपकी हेल्प करेगा बुखार से बाहर आने में, फ्लू से लड़ने में, फीवर से। तो सूप आप 2 टाइम भी ले सकते हैं। बीच में कोई टी जैसे मिल्क टी या ग्रीन टी ले सकते हैं। तेज बुखार या फीवर हो तो ग्रेन या अनाज बिल्कुल भी ना खाएं जब तक कि आपका बुखार उतर नहीं जाता, आपका ठीक नहीं हो जाता बुखार। बेस्ट तो जैसे मैंने ऊपर बताया है, 2-3 दिन तक इसी तरह लिक्विड डाइट पर रहें। इंशाल्लाह 3 दिन में कोई भी फीवर चला जाएगा। विटामिन डी के लिए धूप में बैठे, दवा ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि दवा लेंगे आप तो आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी ही। इस तरह से डाइट फॉलो करके कोई भी बुखार या फ्लू 3-4 दिन में ठीक हो ही जाता है। बाकी वैसे भी अगर आपकी डाइट अच्छी है, शुगर आपकी डाइट बॉडी में ज़्यादा नहीं है, दूध गेहूँ आप ज़्यादा नहीं लेते हो, तो आप और हेल्दी कीटो लाइफ स्टाइल अपनाए हुए हो, तो फिर आपको किसी भी फ्लू या फीवर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हालत ज़्यादा ख़राब न होगी ही नहीं। और अगर कभी कभी थोड़ा सा फीवर या फ्लू हो भी जाता है तो कोई सीवियर नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा आपको, और आपको हॉस्पिटल भी नहीं भागना पड़ेगा। घर में ही 3-4 दिन में इस तरह से करके आप ठीक हो जाओगे। डेली के रूटीन में आपको किस तरह से डाइट फॉलो करनी है, तो इसके लिए मैंने फास्टिंग किस तरह से करनी है और किस तरह से डेली की डाइट फॉलो करनी है, इसके लिए मैंने डाइट बना रखी है। उसके लिए आप वेट लॉस डाइट प्लान और फिर फास्टिंग फॉर वेट लॉस, ये दोनों वीडियोस ज़रूर देखें। और जैसे मैंने बताया है उस तरह से अगर आपकी डाइट और फास्टिंग रेगुलर चल रही है तो फिर तो आपको ये फ्लू, वायरस, फीवर से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई सीवियर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर हुआ भी आपको मौसमी बुखार या फ्लू, ज़ुकाम, खांसी, तो बस थोड़ा बहुत ही होगा और ठीक हो जाएगा। और अगर हो भी जाता है, बुखार हो जाता है या खांसी ज़ुकाम हो जाता है, पहले तो अगर आप ठीक से अच्छी तरह से अगर रेगुलर फास्टिंग और डाइट फॉलो कर रहे हो तो आपकी सीरियस इतनी कंडीशन होगी नहीं, अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा शुगर नहीं है। अगर बाई चांस हो भी जाती है तो फिर मैंने जिस तरह से डाइट बताई है उसी तरह से करें आप। डाइट एक बार फिर से बता देती हूँ मैं किस तरह से करना है। अगर जैसे ही आपको लगता है आपको फीवर हो रहा है, फ्लू के सिम्टम आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ग्रेन छोड़ना है। ग्रेन या सॉलिड फूड नहीं खाना है, लिक्विड डाइट खानी है, लिक्विड लेना है। थोड़ी बहुत सलाद चाहो तो ले सकते हो, मगर कोशिश करो कि चबाने वाली चीज़ मत खाओ बुखार रहते हुए, लिक्विड ही खाओ, क्योंकि बुखार में फिर वो चबाने वाली चीज़ आपको जो है आपका ठीक होने में प्रॉब्लम करती है। तो जब तक बुखार है कोशिश करो चबाने वाली चीज़ मत खाओ, ख़ास तौर से सॉलिड फूड जैसे कि रोटी और ये चावल, ग्रेन जो होता है भारी खाना, ये मत खाओ, लिक्विड डाइट लो आप। तो अगर जैसे ही वो लगता है कि आपको फीवर या फ्लू हो गया है तो सबसे पहले तो आप अपना ये जो है सॉलिड फूड इसको किनारे करो, और आपको खाने में क्या लेना है पीछे मैंने बताया हुआ ही है, एक बार फिर बता रही हूँ कि आप सुबह से दोपहर तक कोई भी जूस ले सकते हो, उसमें ग्रीन जूस बहुत हेल्प करेगा आपकी। उसके अलावा फ्रूट जूस लेना है तो फिर आपको ऑरेंज जूस और पाइनएप्पल जूस ले सकते हो। किस तरह से बनाना है वो वीडियो मैंने दे रखी है, कैसे बनाना है वो आप देखिए। पीना कितना है तो 200-250 ml तक आप पी सकते हो, और सिप सिप करके पीना है, हल्के हल्के, ये नहीं कि एक बार में ही गट गट करके पी गए, तो उससे आपकी किडनी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। लिक्विड हमेशा धीरे धीरे हल्के हल्के पीना चाहिए, टाइम लगना चाहिए उसमें 15-20 मिनट का पीने के लिए। उसके बाद दोपहर के खाने में आप सूप लें, बेस्ट तो होगा आपके लिए
गोश्त का सूप, रेड मीट का सूप, बीफ का ले सकते हो, बफेलो का ले सकते हो, जो भी आपके यहाँ रेड मीट मिलता है, बकरे का या फिर जो भी मिलता है। अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसका चिकन का भी ले सकते हो, दोपहर के खाने में भी और शाम के खाने भी। और अगर वैरायटी चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो, एक टाइम आप मीट का सूप ले लो और एक टाइम दाल का सूप ले लो। बट दाल से बेहतर मीट का सूप है। बट अगर आपको लगता है फिलर आपको फुल नहीं हो पा रहा है, वैसे तो इतनी भूख लगती नहीं है मगर फिर भी लगता है, तो दाल का सूप भी ले सकते हो। बीच में 1-2 कप आप चाय भी पी सकते हो, 2 से 3 कप भी पी सकते हो। तो बस जब भी बुखार या फीवर आता है या फ्लू होता है यही करना है, और इंशाल्लाह 3 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आपको कोई भी दवा लेने की या डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी दूसरी वीडियोस हैं खाना खाने की या जूस की, जो भी है सूप की, वो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो वीडियोस देखो। अच्छा, सूप जो है मैंने मीट का सूप नहीं बताया है, मैंने बोन ब्रॉथ बताया है। तो बोन ब्रॉथ भी ले सकते हो, मगर इस टाइम बुखार के टाइम आपको बोन ब्रॉथ से ज़्यादा आपको रेड मीट के सूप की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें जिंक, बोन ब्रॉथ में जो होता है कोलाजन होता है बहुत ज़्यादा, और भी चीज़ें होती हैं मगर मेनली वो कोलाजन होता है उसमें। कि रेड मीट के सूप में हमें जिंक और सेलेनियम भरपूर मिलेगा। तो आप कोशिश करें आप रेड मीट का ही सूप लें बुखार और फ्लू के दौरान। बोन ब्रॉथ क्यों, हड्डियाँ डाल सकते हो गोश्त के साथ ही, जो हड्डियाँ मिले वो डाल सकते हो, मतलब एक्स्ट्रा वो पाए वाला सूप जो है वो लेने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतनी हेल्प आपकी करेगा नहीं बुखार और फ्लू में। आपकी हेल्प जो करेगा वो है रेड मीट का सूप, उसी में जो भी आप हड्डियाँ डालना चाहते हो डाल लो, मगर बोटी रेड वाली होनी चाहिए, थोड़ी सी चिकनाई भी हो। सूप बनाने का मैंने पूरा तरीका बताया हुआ है, उसी तरीके से बनाना है सूप। अगर मौका लगा तो फिर दूसरा मैं रेड मीट का सूप भी रेसिपी डाल दूंगी, मगर फ़िलहाल तो नहीं डाली है, तो जो है रेसिपी वही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखें, आपको उन रेसिपीज से काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये वीडियो अगर आपको लगता है काफ़ी हेल्पिंग वीडियो है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ग्रीन जूस जो मैंने बताया है इसमें पीने के लिए, उसकी मैंने रेसिपी दे रखी है। बाकी सब ठीक है उसमें, लेकिन उसमें आप बेरीज मत डालिए, बेरीज की जगह आप उसमें थोड़ा सा लेमन डालिए। लेमन बस इतना ही होना चाहिए कि आपके टेस्ट बड को खटास महसूस ना हो, मतलब 5-6 बूंदे बस डालिए, ज़्यादा नहीं। तो उस जूस में बेरीज डालने का मेन मकसद जो था उसको पीने के लायक बनाने के लिए था। वैसे आपसे पीना मुश्किल पड़ जाएगा, अगर आप सादा पी सकते हो तो पी लो, नहीं पिया जाता है, इसीलिए मैंने उसमें बेरीज डाली है कि उसका टेस्ट अच्छा हो जाए। लेकिन अब मुझे नई रिसर्च से पता चला है कि बेरीज वगैरह जो होती हैं वो आयरन, अगर आयरन, क्योंकि उसमें ग्रीन लीव्स पड़ी हुई हैं और ग्रीन लीव्स में ख़ास तौर से केल में आयरन अच्छी क्वांटिटी में होता है। फिर बेरीज जो हैं वो उस आयरन को एब्जॉर्ब होने में प्रॉब्लम करती हैं, उसमें एक ऐसा कंपाउंड होता है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो उससे आयरन के आपके एब्जॉर्प्शन में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी, मतलब उसमें जो भी आयरन है वो आपको एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। फिर वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो इधर उधर बॉडी में इकट्ठा होगा और प्रॉब्लम करेगा। तो बेहतर है उसमें आप थोड़ा सा लेमन की 5-6 बूंदे बस इतना डालिए कि मतलब ऐसा ना हो कि उससे फिर आपको फिटरसपन, आपको एकदम जैसे ज़्यादा डाल दोगे तो फिर आप पीने के बाद ऐसा लगेगा, अगर फिट्रिक एलर्जी है, होती ही है ज़्यादातर लोगों को, सूजन आना, ब्लोटिंग होना, इस किस्म की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो नींबू खा सकते हैं मगर बहुत हिसाब किताब से खाया जाता है वो, तो मैं बताती ही रहती हूँ किस तरह से नींबू खाना है, तो यहाँ भी ले सकते हैं, मगर बस इतना ही डालना है कि जिससे वो उसका टेस्ट पीने के लायक हो जाए और खटास जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर को ना आए, बस वो उसका टेस्ट एडजस्ट हो जाए कि आप पी सको उसको। अगर बिना नींबू के पी सकते हो तो सादा पी लो अगर आपसे पिया जाए।
और मैंने सूप में बता दिया है कि सूप जो है वो तरीक़ा तो वही होगा जो बोन ब्रॉथ का है, लेकिन वो गोश्त का बनाना है आपको। रेड मीट का बेस्ट है, अगर रेड मीट नहीं है आपके पास तो फिर आप इसका चिकन का भी बना सकते हो। और ये दाल सूप, मीट सूप, बोन ब्रॉथ सॉरी, और ये ग्रीन जूस, इन सभी की जो इस वीडियो से रिलेटेड वीडियोस हैं उनका सबका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आप ज़रूर देखें। और जो फ्रूट का जूस है, जो मैंने पाइनएप्पल की वीडियो में पाइनएप्पल का जूस बता रखा है, तो अगर पाइनएप्पल का आप बनाते हो या कोई भी, तो वैसे तो उसमें रेसिपी जो दी रखी है बिल्कुल ठीक है, बस उसमें ये ध्यान रखना है कि चिया सीड नहीं डालना है, क्योंकि चिया सीड बहुत ठंडा होता है और फिर वो ठंडा मारेगा, प्रॉब्लम करेगा बुखार में तो और भी ज़्यादा। चिया सीड वैसे भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि भाई हमें तो थोड़ा सा सॉलिड चाहिए, सॉलिड के बिना हमारा काम नहीं चलता है, तो फिर वो लोग ऐसे कर सकते हैं। असल में ये जो पीछे डाइट बताई है लिक्विड, ये है कि अगर आपको बहुत तेज़ बुखार है तो फिर कोशिश करिए आप 2-3 दिन लिक्विड पे ही रहने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर बुखार हल्का फुल्का है आपका, तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि प्रोटीन ले सकते हो। मेन परहेज़ जो होता है बुखार में, फीवर फ्लू में, वो होता है गेहूँ और चावल का। ग्रेन से दूर रहो, कोशिश करो ग्रेन में भी गेहूँ चावल। अगर हल्का फुल्का है तो मिलेट भी ले सकते हो एक आध टाइम, ऐसा मसला नहीं है, मगर फिर भी कोशिश करो कि ग्रेन मत लो, और गेहूँ चावल तो बिल्कुल ही मत लो जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हो। और कोशिश करो, आप ले सकते हो एग ले सकते हो, और फिर अपने सूप में बोटी ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, कबाब ले सकते हो, इस टाइप की चीज़ आप प्रोटीन पे रहने की कोशिश करो। ग्रेन मत लो, क्योंकि ग्रेन में शुगर बहुत ज़्यादा होती है, और ख़ास तौर से गेहूँ और चावल में। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। जिनको थोड़ा सा सॉलिड चाहिए होता है वो अपने एग लें, 2 से 4 अंडे दिन भर में खा सकते हैं, और या फिर फ़िश ले लें, या फिर कबाब, या फिर चिकन, इस टाइप की चीज़ें। कोशिश करें रेड मीट लें, क्योंकि रेड मीट में सेलेनियम और जिंक बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, तो वो लेंगे आप तो आपको इसमें हेल्प करेगा, आपकी तबीयत भी ठीक होगी, आपको मतलब स्ट्रेंथ भी मिलेगी, और फीवर से, बुखार से बाहर आने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वो। इसके अलावा अगर आपको जैसे कि ये कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है, या फिर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया है जिसमें आपको खांसी और कफ़ बहुत ज़्यादा बन रहा है, ज़ुकाम, खांसी है, ज़ुकाम है, लंग्स में आपके प्रॉब्लम आ रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है जैसे कि कोरोना में होता है, तो फिर आपकी डाइट सेम रहेगी जो बताई है मैंने, लेकिन उसके साथ आपको स्टीम लेना पड़ेगी गर्म पानी से, जो खौलता पानी होता है उससे स्टीम लें आप। दिन में 2 बार लें स्टीम, और स्टीम में ये ध्यान रखना है कि आपको नमक के पानी से स्टीम लेना है, क्योंकि जब नमक का पानी से आप स्टीम लोगे तो वो आपके अंदर जो म्यूकस आपके लंग्स में जम रहा है, फेफड़ों पे जो जम जाता है म्यूकस, जिसकी वजह से सांस लेने में परेशानी होती है। अस्थमा वालों के लिए भी ये है कि अगर उन्हें अस्थमा का, यहाँ पे अलग वीडियो बना दूंगी मैं, मगर यहाँ एक हिंट देती चल रही हूँ, अस्थमा वालों को भी कभी भी ये प्रॉब्लम हो, अगर अटैक आता है तो वो फ़ौरन ही सबसे पहले अपना स्टीम लें नमक के पानी से। नमक कितना डालना है, 1 लीटर पानी में 1 लीटर काफ़ी रहता है। 1 लीटर पानी लें करीब, आप छोटी पतीली में लें, ज़्यादा बड़ी पतीली में नहीं, क्योंकि फिर वो भाप बहुत ज़्यादा उसमें बनेगी और जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। तो छोटे मुँह की पतीली लें, और उसमें आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक, 1 टेबल स्पून, तो उस पानी नमक आप कोई सा भी ले सकते हो, अगर सी सॉल्ट है वो ले लो, और अगर आपके पास ये रॉक सॉल्ट है, सेंधा नमक, वो भी ले सकते हो आप। कोशिश करो वो जो केमिकल वाला वाइट वाला नमक आता है, टेबल सॉल्ट जिसे बोलते हैं, वो मत लो, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। अगर कुछ नहीं है तो फिर वो वाला नमक भी ले सकते हो, मगर यही कोशिश करो कि नेचुरल वाला जो सी सॉल्ट या सेंधा नमक होता है वही लो। तो 1 लीटर में 1 टेबल स्पून नमक लेके आप उसको खौला के छोटे मुँह का पतीली लें, और उससे आप भाप लें, मोटा तौलिया अपने ऊपर लगा के लें और उससे आप भाप लें। ऐसा आपको दिन में 2 टाइम करना है, सुबह में और शाम में।
उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आपका जो म्यूकस है अंदर, वो गर्म पानी और सॉल्ट की जो भाप होगी उससे वो मतलब ढीला पड़ेगा और आपको सांस लेने में आसानी होगी। तो अगर कोरोना का इन्फेक्शन है या अस्थमा का आपको अटैक आ गया है उसमें ये आपकी, या फिर सांस लेने में दिक्कत है, तो उसमें ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ऐसा करें, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2-3 दिन तक इस तरह से सुबह शाम 2-2 बार करें। और अगर प्रॉब्लम कम हो गई है तो जब तक आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती, वायरस का इन्फेक्शन मतलब सांस लेने में जब तक रिलीफ आपको नहीं हो पाता है, तब तक दिन में कम से कम एक बार इस तरह से नमक के पानी से आप भाप ज़रूर लें। अच्छा, इस पानी को आपको फेंकना नहीं है, हर बार नया पानी नहीं लेना है क्योंकि सॉल्ट पड़ा हुआ है इसमें, वो वेस्ट जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं, एक बार में जैसे आपने पहली बार जो पानी बनाया है 1 टेबल स्पून डाल के, तो एक दिन तक वही पानी चलाएं। जैसे पहले दिन आपने उसी से पानी से लिया, सुबह में भाप ली और उसे ढक के रख दो, फिर शाम में उसी को खौला के उसी से भाप लो। अगर लगे पानी थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा सा पानी और डाल दो उसमें। और दूसरे दिन जब आप उसी पानी को लो, फिर उसको पानी को फिर से ढक के रख दो। दूसरे दिन अगर पानी लगता है कम हो गया है तो थोड़ा सा और डाल दो उसी पानी में, पतीली में, और उसी में आधा चम्मच नमक और डाल दो क्योंकि नमक भी पानी की भाप के साथ उड़ेगा। तो नमक जो है जितना इवापोरेट हो गया होगा उतना आप फिर से उसमें ऐड कर दो, आधा 1 टेबल स्पून बस डाल दो, काफ़ी रहेगा नेक्स्ट डे के लिए। तो वो पानी से आप दूसरे दिन भाप लो, और तीसरे दिन जब आप यूज़ करो उसी पानी को तो देख लो, अगर पानी कम हो गया है तो थोड़ा सा पानी उसमें और डाल लो जितना चाहिए, और उसी में थोड़ा सा नमक और डाल लो क्योंकि हम ऑलरेडी 1.5 टेबल स्पून डाल चुके हैं, तो इतना ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर लगे तो थोड़ा सा और डाल लो। तो ये पानी ही आपका, जब तक आप मतलब ये भाप वाला पानी इस्तेमाल करोगे, जब तक आपको रिलीफ नहीं होता है तब तक आप यही पानी इस्तेमाल करो, और उसमें थोड़ा थोड़ा नमक रोज़ाना ऐड करते जाओ जिससे कि उसमें नमक की क्वांटिटी कम ना हो। इस तरह से गर्म पानी से और नमक के पानी से भाप लेने से, अगर आपको वायरस का इन्फेक्शन है, जैसे कि अगर कोरोना का ही हो गया है तो वो एक वायरल इन्फेक्शन होता है, तो अगर वायरस का इन्फेक्शन है तो ये पानी, गर्म पानी से जो आप भाप लोगे तो आपके वायरस को भी मारने में ये बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया है कि वायरस को मारने के लिए गर्मी की ज़रूरत होती है, गर्मी में वायरस सरवाइव नहीं कर पाता है। तो जब आप गर्म पानी से भाप लोगे तो वायरस अगर आपके गले में या लंग्स में है तो फिर वो भी आपका मर जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा और आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। बाकी जो है डाइट तो सब वही रहेगी, और उसके साथ में आपको अगर इस तरीके की कफ़ की और सांस लेने की दिक्कत की प्रॉब्लम है तो इस तरह से आप नमक के पानी से भाप ज़रूर लो, आपको फ़ायदा होगा और आप जल्दी ठीक हो पाओगे, और आपको कम से कम हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। लेकिन हाँ, जो लोग दवाएं बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ऑलरेडी पहले से कई तरह की दवाएं वगैरह खा रहे हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं है। ये जो उपाय मेरे होते हैं वो उन पे ज़्यादा असर करते हैं जो लोग दवाएं नहीं खा रहे हैं, ये मैं पहले बता रही हूँ। तो अगर आपकी दवाएं चल रही हैं तो फिर आप अपना देख लें, अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो फिर आपको जो भी करना है, डॉक्टर के पास जाना है, जो भी करना है वो करें आप उसी तरीके से। अगर आपको लग रहा है रिलीफ नहीं मिल रहा है इस चीज़ से, क्योंकि दवाएं जो लोग खाते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी होती है और उन पे असर करती हैं ये चीज़ें, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं करती हैं, मगर फिर ये होता है अगर बताओ अच्छे के लिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो उस बताने वाले पे डाल देते हैं लोग कि इसने हमें ऐसा बताया था। तो जो आपको ठीक लगे वो करिए आप, ठीक है। इसके अलावा एक बात और बताना मैं भूल गई थी, तो वीडियो फिर से एडिट करके अपलोड करनी पड़ रही है। तो अगर आपको हाइपोऑक्सिया के शिकार हो गए हैं आप, हाइपोऑक्सिया मतलब ब्लड में ऑक्सीजन का कम हो जाना। पहले तो लोग इतना नहीं जानते थे इस चीज़ को, मगर अब कोविड के बाद से तो लगभग बच्चे भी जानने लगे हैं और घर घर में ऑक्सीमीटर भी पहुंच गया है। तो हाइपोऑक्सिया मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। तो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल होता है 95 to 100,
तो अगर 92 या 92 से कम, 90 या उससे भी कम, 90 से भी कम आपका ऑक्सीजन लेवल चला जाता है तो सांस लेने में दिक्कत आने लगती है और कंडीशन सीरियस भी हो सकती है। हाइपॉक्सिया कोविड की वजह से हो सकता है या अस्थमा के अटैक में या फेफड़ों में पानी भर जाना या निमोनिया या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में, अगर आप कार्बन मतलब जहाँ पर हैं आप कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो गई है वहाँ पर, तब भी ये कंडीशन आने लगती है सांस लेने में दिक्कत की। फिर कोई भी दूसरा रीज़न जिसमें सांस लेने में तकलीफ़ हो या लगे जैसे दम घुट रहा है तो आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी है और आप ऑक्सीमीटर से इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको अस्थमा या इस तरह की कंडीशन अक्सर हो जाती है जिसमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो बेहतर होगा कि आप अपने पास ऑक्सीमीटर रखें, जिससे जैसे ही ज़रा सी बेचैनी महसूस हो और लगे अटैक आने ही वाला है तो फ़ौरन ऑक्सीजन लेवल चेक करें और 95 से कम ऑक्सीजन लेवल है तो होशियार हो जाएं और जैसे मैं आगे बता रही हूँ उस तरह से करें तो आपकी कंडीशन इतनी सीरियस नहीं होगी कि आपको वेंटिलेटर तक जाना पड़े या फिर डॉक्टर के पास भागना पड़े। अस्थमा वालों के लिए भी ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल होगी। तो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ब्लड में बढ़ाते हैं हमारे ब्लड का ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ होने लगता है और कुछ ही देर में हम इस तकलीफ़ से बाहर आ जाते हैं। तो ब्लड में CO2 कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए आपको बस इतना करना है कि एक पेपर बैग या पॉलीथीन का जो बैग होता है उसमें आप सांस लें, मतलब अपने मुंह और नाक को पेपर बैग या पॉलीथीन वाले बैग से ढक लें, जिससे कि आपका जो आप कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज़ करेंगे बाहर छोड़ेंगे अपने अंदर की, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं तो सभी को मालूम है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर छोड़ते हैं वो हमें होल्ड करनी है, तो उसके लिए हम एक पेपर बैग से मुंह को ढक लेते हैं। मतलब जैसे भी आपको लगे नाक और आपका मुंह ढका होना चाहिए जिससे कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो होल्ड हो सके उसमें, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड में ही आपको सांस लेनी है। पेपर बैग ज़्यादा अच्छा रहता है, तो अगर पेपर बैग है आपके पास तो आप वो यूज़ करें, नहीं है कुछ भी तो फिर आप कोई कपड़े का बैग भी डाल सकते हो। कपड़े में तो वैसे निकल ही जाती है, ज़्यादातर पास हो जाती है, वरना पॉलीथीन वाला जो प्लास्टिक का बैग होता है वो भी यूज़ कर सकते हो। वो पेपर बैग से मुंह ढक लें और उसी में सांस लें, मतलब जो सांस बाहर छोड़ें जब मुंह और नाक ढका होगा तो वो CO2 उसी बैग में रहेगी और उसी CO2 को हमें वापस सांस में अंदर लेना है। ऐसा करने के कुछ देर बाद ही आपको रिलीफ मिलने लगेगा और जैसे ही आपको आराम आ जाए अपना ऑक्सीजन लेवल फिर चेक करें, आप देखेंगे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है। मगर ये ध्यान रखना है कि इतना टाइट नहीं रखना है कि आपका दम घुट जाए, मतलब थोड़ा ढीला होना चाहिए वो बैग जो, जिससे कि उसमें एयर का फ्लो बना रहे। बिल्कुल ही पूरी तरह से एकदम टाइटली नाक और मुंह को कवर नहीं करना है कि कहीं उससे दम ही घुट जाए आपका, मतलब ढीला होना चाहिए बैग जो है बड़ा, जिससे कि उसके अंदर हमें हमारा मतलब है इस चीज़ के लिए ये सब करने का कि हम जो बाहर सांस छोड़ रहे हैं वो उस बैग में होल्ड हो सके, तो उसमें जगह होना चाहिए होल्ड होने के लिए, तो एकदम टाइट वाला कवर नहीं होना चाहिए। ऐसा करने के कुछ देर बाद ही आपको रिलीफ मिलने लगेगा, आपकी सांस बहाल होने लगेगी और जैसे ही आपको आराम आ जाए अपना ऑक्सीजन लेवल फिर चेक करें, आप देखेंगे आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो बढ़ गया है। ऐसा कब तक करना है? तब तक करना है जब तक कि आपकी सांस अच्छी तरह से बहाल ना हो जाए, आपको आराम ना आ जाए, और थोड़ी ही देर में आपको आराम आ जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में रखने की बजाय पेपर बैग साथ में रखें अगर आपको ये दिक्कत आती ही रहती है। ख़ास तौर से अस्थमा वालों को कहीं भी अटैक आ सकता है तो वो ये चीज़ करें। बाकी अगर कोविड में इस तरह का हो गया है तो वो तो हमेशा होता नहीं है, मतलब वो तो एक ही बार होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो आप ये चीज़ अप्लाई ज़रूर करें।
तो अगर किसी भी वजह से सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो ऑक्सीजन सिलेंडर को साथ में रखने की जगह पेपर बैग साथ में रखें। और असल में हाइपोऑक्सिया में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, ना कि ऑक्सीजन की। तो अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो अगर आप उसको सिलेंडर से ऑक्सीजन दे रहे हैं या फिर वेंटिलेटर से ऑक्सीजन दे रहे हैं तो ये ट्रीटमेंट वैसे भी उल्टा है। और यही वजह है कि मरीज़ को आराम तो आता नहीं है, कम ही हो पाते हैं जो रिकवर हो पाते हैं। और अगर रिकवर हो भी जाते हैं ऑक्सीजन लेके तो फिर उनके अंदर बहुत सारे डैमेज भी हो जाते हैं बॉडी में, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन जाने से। जो कुदरत ने तरीक़ा बनाया है उसी तरीक़े से अगर हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वही फ़ायदेमंद होती है। बाकी ऊपर से अगर हम चाहें कि हम ले लें बहुत ज़्यादा तो वो नुकसानदेह ही होती है। और वैसे भी अगर आप एक बार वेंटिलेटर पे चले गए हैं तो फिर तो आपका ज़िंदा वापस आना मुश्किल ही है। मतलब 90% या 100% उसमें डेथ ही होती है वेंटिलेटर पे बचना। कोई कोई शायद बच के निकल आता हो, वरना एक बार वेंटिलेटर पे चले गए हैं तो मौत ही है। तो वेंटिलेटर पे जाने से बेहतर है कि आप ये वाले ट्रीटमेंट करें तो आपका पैसा भी बचेगा और आपका बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका मरीज़ ठीक हो जाए। इस तरह की कंडीशन में अगर हॉस्पिटल भागोगे तो डॉक्टर तो उल्टा ही इलाज करेंगे, वहाँ आप अपनी चला भी नहीं पाओगे और बाद में आपका पैसा भी खूब खर्च होगा और बाद में मौत तो फ्री गिफ्ट होता ही है। कि वो लोग इलाज ही उल्टा कर रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जगह वो दे रहे हैं ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसे नहीं देना है कि पंपिंग कर दी उसकी, इतनी ज़्यादा दे दी। जो तरीक़ा मैं बता रही हूँ पेपर बैग में उसी तरीक़े से करना है। वो थोड़ी क्वांटिटी में अंदर जाती है और आपको रिलीफ देती है। के अलावा अस्थमा या फिर निमोनिया या फिर ये जो एक्चुअली कोविड भी निमोनिया ही होता है, उसका नाम रख दिया है एक, ये सीरियस किस्म का निमोनिया ही है कोविड जो है। उसका नाम बदल के डराने के लिए और ज़्यादा कि कोविड है, ये है, वो है कर दिया है। एक्चुअली में ये निमोनिया ही है। तो अस्थमा है, कोविड हो गया है जिसमें सांस लेने में परेशानी हो रही है, निमोनिया हो गया है या फिर फेफड़े में पानी भर गया है, तो इस तरह के मरीज़ पेपर बैग या प्लास्टिक वाला बैग अपने पास रखें। जैसे ही सांस लेने में दिक्कत हो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को या CO2 को इनहेल करें और कोशिश करें कि सांस जो है आप नाक से लें, मुंह से ना लें। हालांकि ऐसे में आपको लगता है कि मुंह से सांस लेने में आपको रिलीफ मिल रहा है, मगर क्या होता है नाक से जब हम सांस लेते हैं तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और मुंह से जब लेते हैं तो कम जाती है। इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं कि हर एक आधे घंटे में कार्बोनेटेड सोडा वाटर, जो बबली वाटर होता है ना, बबल्स आते हैं, शुगर वाला नहीं होना चाहिए, सिंपल वाला जो होता है कार्बोनेटेड सोडा वाटर, जिसे शायद सोडा वाटर भी कहते हैं, तो वो आपको लेना है 50 to 100 ml घूंट घूंट करके। एकदम बहुत सारा नहीं पी जाना है, बस 50 या फिर 50, 70 या 100 ml एक बार में, और वो भी आधे आधे घंटे के गैप पे। तो हर आधे घंटे पे 50 to 100 ml घूंट घूंट करके आप पिए। और इस पानी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो हमें इस तरह से मुंह से भी कार्बन डाइऑक्साइड हमें अंदर भी हम पानी के ज़रिए भी हमें मिल जाती है। ये पानी जो सोडा वाटर होता है ये भी आपके अंदर CO2 की मकदार को बढ़ाएगा और आपको सांस लेने में आसानी होगी। कार्बोनेटेड वाटर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। कार्बोनेटेड सोडा वाटर, ना कि मीठा वाला पेप्सी कोला। तो सिंपल कार्बोनेटेड सोडा वाटर लेना है। और इसके अलावा खाने में जिंक, जो कि मैं पीछे बता चुकी हूँ, तो उसके लिए आपको मीट का, रेड मीट का सूप लेना होगा और दिन में 2-3 टाइम भी ले सकते हो जैसे आप चाहो। और साथ में 2 बार नमक के पानी का भाप लेना होगा। आप देखेंगे कि ये सब फॉलो करके कैसे आप जल्दी से रिकवर हो जाएंगे, चाहे वो कोविड का इन्फेक्शन हो या फिर अस्थमा या निमोनिया या सांस लेने की कोई भी तकलीफ। और ये कार्बोनेटेड वाटर जो है ये कब तक पीना है, तो ये हर वक्त नहीं पीना है। जब आपको तकलीफ़ लगे सांस लेने में तो आप ये कार्बोनेटेड सोडा वाटर लें। वैसे भी नॉर्मल भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं ले सकते हो, लेकिन हर वक्त ये नहीं कि हर वक्त वही पी रहे हैं। तो जब तकलीफ़ हो तब पिए, वैसे भी आप थोड़ा बहुत ले सकते हो।